हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जीआईबी का चैप्टर 22 करेंगे, जो पेपर 1 है उसका। उसके पहले डिस्क्लेमर देख लीजिए दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो यूनिट 22 का नाम है बैंकिंग लॉज, जिसमें हम आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यानी बीआर एक्ट 1949 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई एक्ट 1934 की। तो जो आरबीआई एक्ट 1934 था, ये बेसिकली शुरू हुआ था 1926 में। इसका बीज पड़ा था कैसे? जब रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ने सजेस्ट किया था कि एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाए। ठीक है, इन्होंने अपना इंडिया में जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, ये 1 अप्रैल 1935 से काम शुरू हुआ। और ये शुरू में एक प्राइवेट बैंक के तौर पे काम शुरू किया। इसका पेड अप कैपिटल कितना था? 5 करोड़। ध्यान रखिएगा, आज भी इसका पेड अप कैपिटल अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 5 ही करोड़ रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो बेसिकली ये फंक्शन करता था एज ए सेंट्रल बैंक, किसके लिए? अनडिवाइडेड इंडिया के लिए, और साथ ही साथ जो ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ बर्मा थी, जिसको अब म्यांमार कहते हैं, उसके लिए। 1942 में आरबीआई ने बर्मा के लिए काम करना बंद कर दिया। अब सिर्फ इंडिया पाकिस्तान, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया के लिए बचा। इसमें इंडिया, पाकिस्तान, प्रेजेंट डे बांग्लादेश सब आते हैं। ठीक है, फिर 1948 में आरबीआई ने पाकिस्तान के भी सुपरविजन करना बंद कर दिया। भाई 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद एकदम से आप पाकिस्तान अलग कंट्री डेवलप हुआ, तो एकदम से उनका सेंट्रल बैंक तो डेवलप नहीं हो सकता था ना। तो आरबीआई ने उसका काम देखा, लेकिन 1948 से उसको सुपरवाइज करना बंद कर दिया। मतलब पाकिस्तान अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो गया, ये मतलब है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को नेशनलाइज कब किया? 1 जनवरी 1949, यानी 1 जनवरी 1949 को। किस एक्ट के अंदर? रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948, ये एक्ट का नाम है। ठीक है, और इसके सारे शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद आरबीआई एक्ट के देखिए 5 चैप्टर हैं बेसिकली। चाहे तो आप नाम याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने की आवश्यकता नहीं है कि पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन एक सरसरी निगाह डाल दीजिए कि पहला प्रिलिमिनरी चैप्टर 1 हो गया, फिर इनकॉर्पोरेशन कैपिटल मैनेजमेंट बिजनेस हो गया, फिर सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन हो गया। उस सबसे मेन सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन है, सब कुछ उसी में आता है। चैप्टर 4 इसका जनरल प्रोविजन है, चैप्टर 5 क्या है? पेनाल्टीज। इसके अलावा एक्ट में 2 शेड्यूल भी हैं, शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, जिसकी हम लोग अक्सर शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात करते हैं, उसका मतलब यही से होता है। तो चैप्टर 1 जो प्रिलिमिनरी है, उसमें सेक्शन 2E का मतलब में शेड्यूल बैंक की डेफिनेशन दी हुई है। तो शेड्यूल बैंक मतलब क्या है? वो बैंक जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट में लिखे होंगे, वो होंगे शेड्यूल बैंक कहलाएंगे। सेक्शन 2E है, याद रखिएगा। चैप्टर 2 में कैपिटल ऑफ आरबीआई की बात करी गई है। शुरू में बता दिया कि पेड अप कैपिटल कितना है? 5 करोड़ है, अभी भी वही रहेगा। एज पर द जो एनुअल रिपोर्ट लेटेस्ट थी 31 मार्च 2022 की, उसके हिसाब से टोटल कैपिटल रिजर्व आरबीआई कितना था? 6,741 करोड़। ये बहुत रेलेवेंट डेटा नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता है कि आज डेट में कितना वो है, लेकिन लगभग 6-7 हज़ार ऐसे आ जाएगा, 6,741 करोड़ है। फिर सेक्शन 7 और 8 बात करता है मैनेजमेंट और सेंट्रल बोर्ड की। तो जो सेंट्रल बोर्ड है, उसमें एक गवर्नर रहते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं, और बाकी सारे डायरेक्टर रहते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, मतलब नॉमिनेटेड होते हैं। जो 4 डायरेक्टर हैं, जो 4 डायरेक्टर हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, जो हर एक लोकल बोर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये सेक्शन 9 में लिखा हुआ है। जो 10 डायरेक्टर हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग फील्ड से नॉमिनेट कर देंगी, और जो 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियली नॉमिनेट करती है, क्योंकि वो ये 2012 के अमेंडमेंट के हिसाब से किया गया। ठीक है, तो लोकल बोर्ड के बारे में बताया गया है कि 4 डायरेक्टर हो गए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट, 10 डायरेक्टर हो गए जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग फील्ड से चुन करके देगी, और 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। तो गवर्नमेंट और डिप्टी गवर्नर जो हैं, ये बैंक के होल टाइम ऑफिशियल होते हैं, मतलब फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं। ये ऑफिस होल्ड करते हैं कब तक के लिए? जब इनको टर्म अलॉट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तब, लेकिन 5 साल के ज़्यादा नहीं। ठीक है, जब भी अपॉइंट किया गया उसमें 5 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और ये साथ ही साथ रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होते हैं। अगर चाहे तो गवर्नमेंट को रीअपॉइंट भी कर सकती है। जो डिटेल्स हैं वो लोकल बोर्ड और मेंबर ऑफ लोकल बोर्ड्स के बारे में आगे ये बताया गया है कि जो ये होते हैं, ये मैक्सिमम इसमें 5 मेंबर हो सकते हैं लोकल बोर्ड में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और टेन्योर कितना होगा लोकल बोर्ड का? 4 साल। रीअपॉइंट किए जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 टेन्योर हो सकते हैं, मतलब टोटल 8 साल। एक टेन्योर 4 साल का हुआ, रीअपॉइंट किया तो एक बार और, तो मैक्सिमम 8 साल, उससे ज़्यादा रीअपॉइंट नहीं हो सकते। सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग का बताया गया कितने कितने गैप पे होता है, सेक्शन 13 में डिस्कस किया गया है ये। तो बताया गया है कि साल में मिनिमम 6 बार उनको मिलना है। ठीक है, एंड एटलीस्ट ईच वंस इन ईच क्वार्टर, मतलब हर 3 महीने पे एक बार तो मिलना ही मिलना, और वैसे साल में 6 बार की मीटिंग का कहा गया है। जो गवर्नर होता है उसका सेकंड या कास्टिंग वोट होता है। या आप अगर पीछे के वीडियोस में हमारे देखेंगे तो हम पहले भी ये बात कई बार पढ़ चुके हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे होता है, गवर्नमेंट का कास्टिंग वोट होता है, सेकंड वोट होता है। देखिए, गवर्नमेंट का वीटो पावर नहीं है, कास्टिंग वोट है या सेकंड वोट है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वीटो पावर एंड हैविंग अ कास्टिंग वोट।
वीटो पावर मतलब ये होता है गवर्नर जो चाहे वो रूल वो डिसीजन ले सकता है। लेकिन कास्टिंग वोट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 10 मेंबर हैं, 5 ने एक को वोट दिया, 5 ने एक को वोट दिया, अब गवर्नर भी उन्हीं 10 मेंबर में से एक है, तो अब गवर्नर चाहेगा तो छठवां वोट अपना दे करके एक पार्ट को अलग कर सकता है, ठीक है। लेकिन उस केस में भी 5 लोग तो अलग गए ना, तो वीटो पावर नहीं, सेकेंड या कास्टिंग वोट है, ये डिफरेंस क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में। इसके बाद अगला डिस्कस किया जा रहा है इसमें चैप्टर 3, जो कि सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन के बारे में बता रहा है। उसमें सेक्शन 20 ये बताता है कि ये आपने बहुत पहले जब बैंक की प्रिपरेशन करी होगी तो आपने पढ़ा होगा क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनके, उन्हीं का डिटेल में दिया गया है। सेक्शन 20 में ये कहा गया है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर होता है, आरबीआई। सेक्शन 21A में कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट से अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट का भी बैंकर हो जाता है। सेक्शन 22 ये बताता है कि इसके पास करेंसी इशू करने के, करेंसी नोट्स इशू करने के राइट्स होते हैं किसके पास, आरबीआई के पास, ये बताता है सेक्शन 22। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये जो इसका राइट है इसको सीज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल है लेकिन सेक्शन 22 में बताया गया। सेक्शन 27 कहता है री इशू ऑफ नोट्स नॉट टू बी डन। आरबीआई शैल नॉट री इशू बैंक नोट्स विच आर टॉर्न, डिफेक्टेड और एक्सेसिवली सॉइल्ड। तो जो बहुत ख़राब नोट हो चुके हैं, फट गए हैं या सॉइल हो गए हैं या कुछ डिफेक्ट हो गया, मतलब कुछ आधे जल गए हैं, कुछ ऐसा है, तो उस केस में री इशू नहीं कर सकता आरबीआई, सेक्शन 27 में कहा गया। 28 में, सेक्शन 28 के हिसाब से रिकवरी ऑफ लॉस्ट, स्टोलन, म्यूटिलेटेड और इम्परफेक्ट नोट। No person shall, as a matter of right, be entitled to recover from central government of the RBI the value of any loss। यदि कोई नोट खो जाता है, चोरी हो जाता है या म्यूटिलेट होता है या इम्परफेक्ट होता है, ठीक है, तो उस केस में किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो आरबीआई के पास जाए कि भाई मेरा नोट खो गया तो मुझे पैसे वापस कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। ये सेक्शन 29 में लिखा है। सेक्शन 30 कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड को सुपरसीड कर सकता है, ये सेक्शन 30 में कहा गया है। ये बहुत इस्तेमाल होता है, इसको ध्यान रखिएगा, रघुराम राजन जी के टाइम में भी ये बहुत इस्तेमाल हुआ था। सेक्शन 33 एसेट्स ऑफ द इशू डिपार्टमेंट shall consist of gold coin, gold bullion, foreign securities, rupee coins and rupee securities। तो ये बताया गया है कि क्या असेट्स हो सकते हैं इशू डिपार्टमेंट के पास, गोल्ड कॉइन, गोल्ड बुलियन, फॉरेन सिक्योरिटीज यानी फॉरेक्स वगैरह हो सकता है, और रूपी कॉइन्स और रूपी सिक्योरिटीज, ये सब सेक्शन 33 में डिटेल में डिस्कस किया गया है। सेक्शन 34 बताया है लाइबिलिटीज ऑफ इशू डिपार्टमेंट shall be an amount equal to total of the amount of currency notes to the government of India and bank notes in circulation। तो जो इशू डिपार्टमेंट की लाइबिलिटी होती है वो कितनी होती है, जो भी टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी सर्कुलेशन में होता है वो उसकी लाइबिलिटी होती है। सेक्शन 42 क्या बताता है, ये आप लोगों ने बहुत बड़ा पढ़ा होगा, सीआरआर के बारे में बताता है कि कितना सीआरआर रखना है यानी कैश रिजर्व रेशियो रखना है, वो सेक्शन 42 बताता है आरबीआई एक्ट 1934 का, ठीक है। सीआर मतलब एवरेज डेली बैलेंस कितना है, जैसे 4% आपको पता ही है, ठीक है, उस हिसाब से बताया गया। RBI can decide on the percentage of DTL in net demand and time liability। CRR should be maintained and there is no mention of minimum or maximum percent in the act। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज नहीं बताया गया है सीआरआर का, लेकिन सेक्शन 42 में सीआरआर रखना है ये बताया गया, ठीक है। चैप्टर 3 डिस्कस करता है कलेक्शन फर्निशिंग ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन। तो चैप्टर 3 के हिसाब से उसमें सेक्शन 45A टू 45G डिस्कस किया गया है। इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होगी जो किससे रिलेटेड होगी, अमाउंट ऑफ नेचर और लोन एंड एडवांसेस एंड अदर क्रेडिट फैसिलिटी दैट आर गिवन बाय द बैंक कंपनी टू बोरोवर। तो जो भी बोरोवर्स को लोन या एडवांस दिया गया है उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन रहेगी। तभी इसमें कहा गया क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, लोन संबंधित इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन उसको फर्निश करना, ये चैप्टर 3 में आता है 45A से लेकर 45G के बीच में। किस प्रकार की सिक्योरिटी है, क्या नेचर, उसके बारे में बताया गया है। ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आरबीआई को रेलेवेंट लगे वो मांग सकती है, वो किस में आता है, सेक्शन 45A और G में, इस उसकी पावर में, ठीक है। पावर जो आरबीआई है उसके पास क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की पावर है, वो जैसे चाहे वैसे आरबीआई को ठीक लगेगा वैसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है। चाहे तो वो किसी बैंक से कह सकती है कि हमें फला आदमी का स्टेटमेंट चाहिए या फला बोरोवर का है फला कंपनी का, तो ये सारी पावर आरबीआई के पास है, इसके लिए आरबीआई मेन पावर है, ठीक है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के लिए। चैप्टर 3 भी बात करता है प्रोविजन रिलेटेड टू ऑपरेशंस ऑफ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रिसीविंग डिपॉजिट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो एनबीएफसीज वगैरह जो भी डिपॉजिट वगैरह लेते हैं उन या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट लेते हैं उसके बारे में चैप्टर 3 भी बात करता है। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 45(1) चैप्टर 3B का, आरबीआई 1934 का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक कंपनी होगी जो डिपॉजिट रिसीव करेगी और लेंडिंग यानी लोन देगी, ठीक है, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये बताया गया। सब्जेक्ट टू क्या कहा गया है, ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ द बैंक आरबीआई, मतलब जो भी एनबीएफसी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने आरबीआई से सर्टिफिकेट ले रखा है और उसका नेट ओन्ड फंड जो है वो 25 लाख होना चाहिए, ठीक है, ये इसके लिए शर्त बताई गई है।
चैप्टर 3D जो बात करता है वो बात करता है रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन डेरिवेटिव एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। देखिए हम लोगों ने पहले नॉर्मल बैंक्स की बात कर ली, शेड्यूल बैंक्स की बात कर ली, फिर एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात कर ली, अब हम मनी मार्केट में आ गए। ठीक है, तो उसका रेगुलेशन, उसमें डेरिवेटिव्स का क्या ट्रांजैक्शन होगा उसके बारे में सेक्शन 45U में बात की गई है। सबसे पहले सेक्शन 45U आपको डेरिवेटिव के डेफिनेशन बताता है। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी फ्यूचर डेट पे सेटल होगा, मतलब कभी भविष्य में जो सेटल होगा ये कहा गया है, जिसकी वैल्यू किससे डिराइव होती है? जो भी इंटरेस्ट रेट या फॉरेक्स रेट में जो चेंज आता है उससे उसकी वैल्यू डिराइव होती है। ठीक है, सिक्योरिटी की डेफिनेशन बताई गई है। सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी वो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी को देते हैं, ठीक है, किसी लोकल अथॉरिटी के बेसिस पे, जैसा भी वो चाहे उसमें अपने बिहाफ पे उसकी गारंटी लेते हैं। और किस पर्पज से होता है? रेपो या रिवर्स रेपो के लिए, मतलब पैसा मार्केट में छोड़ने के लिए या मार्केट से क्रंच मतलब स्क्यूज करने के लिए सिक्योरिटीज़ का यूज़ किया जाता है। तो उसको इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड या डिबेंचर्स, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या हो गया आपका? जो फॉरेक्स और इंटरेस्ट के हिसाब से वैल्यू डिराइव करी जाती है किसी फ्यूचर डेट पे। सिक्योरिटीज़ क्या हो गया? जिसका यूज़ किया जा रहा है एज ए मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड या डिबेंचर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जिस तरह से चाहे वो उसमें से पैसे को या तो एक्सक्यूज कर सकती है या लेट गो कर सकती है मार्केट के अंदर। ठीक है, इकोनॉमी को चर्न करने के लिए। चैप्टर 3 बात करता है जॉइंट मैकेनिज्म की। तो ये जो चैप्टर है ये कवर करता है उन सारे मैटर को जिनमें आरबीआई और साथ ही साथ अदर रेगुलेटर जैसे कि सेबी हो गया, इडाई हो गया, इंटरनेशनल रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हो गया, ये सब जब मिल के काम करते हैं तो वो सब सेक्शन 45 के 22 के बारे में बताया गया है। मान लीजिए कोई दो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी हैं जैसे आरबीआई और सेबी, और दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और वो ऐसा है तो वो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा वो जॉइंट कमेटी को रेफर किया जाएगा। वो जो जॉइंट कमेटी है उसके रिप्रेजेंटेटिव आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडी ये सब मिल करके उसकी जॉइंट कमेटी होगी। ठीक है, तब उनको रेफर किया जाएगा, तब डिसाइड किया जाएगा क्या किया जाए। ये सेक्शन 45Y के बारे में बताया गया। चैप्टर 3F जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करता है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी के सब सेक्शन से वो क्या है? 45Z से लेके 45ZO तक। ये आप लोगों ने जब मॉनेटरी पॉलिसी नया नया आया था तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी सेक्शन 5Z से लेके ZO तक आता है इसके बारे में। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के अलग अलग एस्पेक्ट्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने लोग रहें, क्या रहेंगे, वो सब चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। चैप्टर 4 जो है वो जनरल प्रोविजंस के बारे में बात करता है। इसका सेक्शन 48 बताता है कि आरबीआई इनकम टैक्स और सुपर टैक्स दोनों से एग्जेम्प्टेड है। सेक्शन 49 में आरबीआई ने अपने जो बैंक रेट हैं वो टाइम टू टाइम डिस्प्ले करने, मतलब वो ओपन करने पड़ते हैं, पब्लिक करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एमएसएफ हो गया या रेपो रेट हो गया, रिवर्स हो गया, सीआर हो गया, एसएलआर हो गया, कितना रखना है, वो सब चीज़ें। ठीक है, साथ ही साथ वो कितना पैसे का रीडिस्काउंट करने को तैयार है, कितना एक्सचेंज के लिए कमर्शियल पेपर कितने तक पड़ रही है, ये सब चीज़ें जो मॉनेटरी पॉलिसी में आती हैं वो सब उसका राइट सेक्शन 49 में मिल रहा है उसको। लिक्विडेशन ऑफ आरबीआई के बारे में बताया गया सेक्शन 59 के अंतर्गत कि जो भी कंपनीज एक्ट हैं वो आरबीआई पर जो आरबीआई पर अप्लाई होते हैं उसमें आरबीआई किसी भी हाल में लिक्विडेशन में नहीं आएगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर ना करे। ये नहीं देखा जाए कि लॉस में चला गया, तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी सिंस इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रूल ऑफ लॉ तो इसलिए ये सब लिखित में रहता है। चैप्टर 5 जो है उसमें पेनल्टीज़ की बात करी गई है। ये किसी पर्सन या एंटिटी के ऊपर क्या पेनल्टी लग सकती है अगर उस प्रोविजन को तोड़ता है इसके, तो उसके बारे में बताया गया है। जो पेनल्टीज़ हैं वो कितनी तक हो सकती है, मॉनेटरी कितनी हो सकती है, या 3 ईयर प्रिजन में हो सकता है, वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, मॉनेटरी फाइन्स भी होता है, मैक्सिमम 3 ईयर प्रिजन में हो सकता है। आरबीआई एक्ट के शेड्यूल्स की बात करी गई है। 2 शेड्यूल बताया गया हमने शुरू में, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के बारे में बताया गया था। जो शेड्यूल 1 है वो डिटेल देता है उन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो 4 अलग अलग टेरिटरीज़ में हैं आरबीआई के हिसाब से। ठीक है, और शेड्यूल 2 जो है वो उन बैंक्स के नाम रखता है जिसने आज जो आरबीआई ने अप्रूव किए हैं एज ए शेड्यूल बैंक। ठीक है, तो शेड्यूल 1 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की 4 डिफरेंट टेरिटरी की बात करता है आरबीआई के ऑपरेशन पर्पज से, कि 4 अलग अलग टेरिटरीज हो गई, और शेड्यूल 2 जो है वो बैंक्स के नाम है उसमें। ठीक है, ये हो गया। जो टेरिटरीज़ हैं वो शेड्यूल 1 में डिराइव करी गई हैं, जैसे वेस्टर्न एरिया हो गया, ईस्टर्न एरिया हो गया, नदर्न एरिया हो गया, सदर्न एरिया हो गया। ठीक है, उसमें कौन कौन से एरिया जैसे आप नदर्न एरिया की बात करें तो उसमें आते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। तो आप ये याद करने की जरूरत नहीं, आप याद करिए टेरिटरीज़ हैं वो शेड्यूल 1 में दी गई हैं, और शेड्यूल 2 में उसके अलग दिया गया सारे बैंक्स के नाम। तो आरबीआई एक्ट 1934 यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद हम जो बीआर एक्ट हमारा है ये 1949, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूड टाइम। होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।